Hello, dear students. First of all, I would like to welcome you all on our official YouTube channel, Inspire Institute. Guys, today I'm back with the first session of Polynomials class 9th. So, let's have a look on the topics that we'll cover in this session. The first topic is definition of constants and variables. Then, the second topic is definition of terms and its types. After this, the third topic is definition of mathematical operations, operators, and operands. Then the fourth topic is definition of algebraic expression. Then the fifth topic is meaning, definition, and types of polynomials based on the number of terms and degree. After this, the sixth topic is coefficients, degree, and a standard form of polynomials. And finally, the seventh topic is some practice problems. So let's move to the first topic, that is constants. Guys, you can see here the definition of constant is written here. A symbol having a fixed numerical value is called a constant. All real numbers are constants. कांस्टेंट एक सिंबल है, एक रिप्रेजेंटेशन है, और इस सिंबल का न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होता है, तो इसे हम कांस्टेंट्स कहते हैं। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि एक कांस्टेंट एक सिंबल है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होता है। अब जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सभी कांस्टेंट्स होते हैं, क्योंकि उनका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, वो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट्स होता है। इसलिए जितने भी नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स जो एग्जिस्ट करता है, वो सभी कांस्टेंट्स हो। अब अगर आप रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे, तो रियल नंबर्स का जो सेट है उसमें डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल्स, इरेशनल्स, ये सभी जितने भी नंबर्स होते हैं उन सभी का जो सेट होता है उसको हम लोग रियल नंबर्स के सेट्स को में कंसीडर करते हैं। अब हम कह सकते हैं यहाँ से कि जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो एक होल नंबर ही क्यों ना हो, वो एक नेचुरल नंबर क्यों ना हो, वो एक रेशनल या इरेशनल किसी भी टाइप्स का नंबर होगा, तो वो कॉन्स्टेंट्स होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में, जीरो जीरो एक होल नंबर होता है, ये एक इंटीजर भी है, जीरो एक रेशनल नंबर भी होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक कांस्टेंट है, क्योंकि ये एक नंबर है, और नंबर जितने भी हैं, जितने भी टाइप्स के नंबर्स हैं, वो सारे नंबर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट्स होते हैं। इसी तरह से 1 -7, 1/2, 1.5, देन पाई, etc। ये जितने भी नंबर्स हैं वो सभी नंबर्स जो हैं वो कांस्टेंट्स हैं। हाँ, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं पाई, पाई का भी हम कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी, जो भी पाई का वैल्यू है, जैसे कोई से तो आप 22/7 जानते हैं, फिर डेसिमल में जाएंगे 3.14, इस तरह से वैल्यूज होते हैं। तो अब ये जो वैल्यू है वो भी हम कह सकते हैं, मतलब सिंबल के फॉर्म में है, तो भी इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, और न्यूमेरिकल वैल्यू है इसलिए हम कह सकते हैं ये कांस्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएबल्स, और लेटर और symbol used in the place of an unknown or uncertain number in an expression, equation or formula। That means कह सकते हैं कि वेरिएबल्स भी एक सिंबल है। इट मे बी लेटर और एनी अदर टाइप ऑफ सिंबल। अब यहाँ से बताया जा रहा है कि इसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं। ये बताया जा रहा है कि इसका यूज हम लोग अननोन या फिर जो अनसर्टेन नंबर होता है किसी भी एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में या फिर फॉर्मूला में, तो उस सिंबल को, उस लेटर को हम लोग वेरिएबल्स बोलेंगे। इसी का दूसरा डेफिनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं कि सिंबल हुज
वैल्यू इज नेवर फिक्स्ड इज कॉल्ड वेरिएबल। मीन्स वेरिएबल एक सिंबल है जिसका वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होता है। कभी भी फिक्स नहीं होता है, इट मीन्स क्या, उसका वैल्यू ऑलवेज चेंज होता है। ऐसे सिंबल्स को हम लोग वेरिएबल्स बोलेंगे। और वेरिएबल्स को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं लेटर्स के द्वारा, मतलब कि जो अल्फाबेट्स होता है उसके द्वारा, और उसके बाद हम कह सकते हैं सिंबल्स के द्वारा। अब यहाँ से आप एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ABC डॉट 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 XYZ, दैट मीन्स ये हो गया इंग्लिश अल्फाबेट्स के जितने भी लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स होता है, वो आपको पता है इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फाबेट्स में। तो इन सभी लेटर्स का आप यूज कर सकते हैं एक वेरिएबल्स के रूप में। और दूसरा, इसके अलावा भी कुछ और जो स्पेशल कह सकते हैं कि सिंबल्स होता है, उन सिंबल्स का आप यूज करके वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, ये सब हम लोग बेसिकली पॉलिनोमियल्स में यूज करते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये जितने भी सिंबल्स हैं, इसका वैल्यू ऑलवेज वेरिएट करता है, चेंज होता है, तो ऐसे सिंबल्स को हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहाँ पे हमें लर्न करना है टर्म्स के बारे में। अब टर्म क्या है, तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स। तो एक टर्म को डिफाइन करने के लिए हमें कांस्टेंट्स और वेरिएबल का हेल्प लेना होगा। अब यहाँ से सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, उसके बाद फिर हम समझेंगे कि किस तरह से ये वेरिएबल्स और जो कांस्टेंट्स होता है वो टर्म को डिफाइन करने में हेल्प करता है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये बताया जा रहा है कि और टर्म इज द नंबर, नंबर दैट मीन्स क्या, कांस्टेंट। और उसके बाद फिर बताया जा रहा है कि और वेरिएबल मीन्स एक टर्म जो होगा वो कह सकते हैं कि एक नंबर भी हो सकता है, उसके बाद एक वेरिएबल भी हो सकता है। अब नेक्स्ट में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स। मीन्स यहाँ से ये बताया जा रहा है कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। अब इसको हम लोग इस एग्जांपल से आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स जैसे कि ABC, इस तरह से XYZ, ये जितने भी मतलब लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के, तो ये सब वेरिएबल्स होते हैं। तो दो वेरिएबल्स हो सकता है, एक भी हो सकता है, और दो से ज्यादा भी हो सकता है। अब नेक्स्ट में फिर आगे दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड वेरिएबल, यहाँ पे फिर नंबर का मीन्स हो गया और नंबर मीन्स हो गया कांस्टेंट। तो आप यहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं कि हो सकता है कि वो प्रोडक्ट हो किसका, तो एक नंबर का और उसके बाद एक वेरिएबल का। अब इस ये जो भी अभी हम मतलब कि जो भी यहाँ पर टर्म्स पढ़े हैं, टर्म्स की जो डेफिनेशन पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज को तो हम समझे। जो इसका दूसरा डेफिनेशन है उसको भी आप देखिए, तो बोला है क्या कि सेवरल पार्ट्स ऑफ algebraic expression separated by plus or minus operators are called terms of an expression। अब एक्सप्रेशन क्या है इसके बारे में हम लोग वैसे आगे जानेंगे, लेकिन शॉर्ट में आप इसको ये समझ लीजिए कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होता है वो कह सकते हैं कि बहुत सारे टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है, बहुत सारे टर्म्स जो होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर के एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन करता है। और वहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक टर्म्स को दूसरे टर्म से अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम लोग प्लस माइनस, इस तरह से हम लोग मतलब कि जो सिंबल्स होता है डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, जो साइंस होता है उसका हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ से ये बताया जा रहा है कि कोई भी अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, उस एक्सप्रेशन में अगर प्लस और माइनस साइन का यूज किया हुआ है, अब उसके अलग अलग पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि वो जो अलग अलग पार्ट्स होगा वो टर्म्स होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि सबसे पहले दिया है कि अ टर्म इज अ नंबर। अब जैसे कि नंबर की बात करें तो फाइव, फाइव एक नंबर है, तो यहाँ से ये आप समझ सकते हैं इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट में और वेरिएबल, अब जैसे कि एम की बात करते हैं तो एम एक वेरिएबल है कि इसका वैल्यू हम कह सकते हैं कि अलग अलग केसेस में अलग अलग एक्सप्रेशंस या फॉर्मूला में डिफरेंट वैल्यू हो सकता है, इसलिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि वेरिएबल हो गया। प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स, अब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स का प्रोडक्ट, तो इसके लिए यहाँ पर कोई एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ है, बट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे, बट इसके लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में दो वेरिएबल है, एक एक्स है और दूसरा वाई है, बट इसके साथ कांस्टेंट भी है। बट यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सिंपली दो कोई भी वेरिएबल्स जो होगा उसका प्रोडक्ट या दो से ज्यादा वेरिएबल्स का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, एक टर्म होगा। तो आप यहाँ पर कुछ ऐसे करके समझ सकते हैं, जैसे एक्स का पावर टू, वाई क्यूब और जेड, इस तरह से लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
कि इसमें सिर्फ वेरिएबल्स मतलब इन्वॉल्व है। अब वेरिएबल्स इन्वॉल्व है इसका मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट इसमें भी है। जैसे कि आप यहाँ पर क्या करते हैं, इन वेरिएबल्स को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस कंडीशन में सेम वेरिएबल हमें ऑब्टेन होगा। तो फाइनली हमें हिडन फॉर्म में यहाँ पे 1 मतलब कि इस एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है एज कॉन्स्टेंट्स, एज नंबर्स, बट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स जो है वो विजिबल नहीं है। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स के फॉर्म में ये एक एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद फिर है क्या, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स। अब एक नंबर और एक वेरिएबल का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो भी एक टर्म होगा। तो जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या है, -2 एक नंबर है और उसका मल्टीप्लाई यहाँ पे एक्स से किया जा रहा है, तो इस कंडीशन में ये एक टर्म बन गया। अब दूसरा जो ये पार्ट है, इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहने का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे टर्म्स आपस में कंबाइन होंगे, और टर्म्स यहाँ से बताया जा रहा है कि जैसे कि आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये 2x + 3y इस तरह से लिखा हुआ, इट्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें एक टर्म ये है 2x और दूसरा टर्म यहाँ पर 3y, तो दो टर्म इसमें प्रेजेंट है। इन दोनों को अलग करने के लिए यहाँ पर प्लस का साइन का यूज किया गया है, हो सकता है यहाँ पर आप माइनस का साइन का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि दो अलग अलग जो टर्म्स होता है उसको हम लोग सेपरेट करने के लिए किसी भी एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस साइन का यूज करते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइक टर्म्स, या फिर हम कह सकते हैं सिमिलर टर्म्स। अब लाइक टर्म्स क्या है, तो बताया जा रहा है कि लाइक टर्म्स आर दोज टर्म्स whose variables and exponents are same। मीन्स कह सकते हैं कि ये जो लाइक टर्म्स होते हैं वो वैसे टर्म्स होते हैं जिनमें जो वेरिएबल्स प्रेजेंट होता है, और उन वेरिएबल्स का हम कह सकते हैं कि जो पावर होता है वो हम कह सकते हैं कि अगर सेम होगा, उस कंडीशन में उसको वैसे टर्म्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे टर्म्स को बोलेंगे कि वो लाइक टर्म्स हैं। और बताया जा रहा है कि जो लाइक टर्म्स होता है उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके। अब जैसे कि यहाँ से फिर इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल मतलब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स इन ईच टर्म कैन बी डिफरेंट। ये एक यहाँ पे पॉइंट जो कि आपको समझना चाहिए कि वेरिएबल्स जो होगा, सॉरी वेरिएबल्स का जो कॉफिशिएंट होगा, कॉफिशिएंट कहने का मतलब हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, इसे इसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। कॉफिशिएंट कहने का मतलब हो गया कि जैसे कोई वेरिएबल है उसके साथ में जिस नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है वो उसका कांस्टेंट हो जाएगा या कॉफिशिएंट हो जाएगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो कॉफिशिएंट होगा हर एक वेरिएबल्स का, वो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट होगा, क्योंकि अ, वैसे तो हमें कांस्टेंट्स सॉरी वेरिएबल्स और उसके पावर्स को तो सेम ही रखना है, लेकिन नंबर्स को भी सेम रखेंगे तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि एक से ज्यादा टर्म्स को हम फॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए वेरिएबल्स को हम लोग सॉरी ये कांस्टेंट्स जो होता है मतलब एज कोफिशिएंट उसको हम लोग चेंज करते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ से एग्जांपल में देखिए, तो ये फर्स्ट एग्जांपल है 2x और सेकंड है -2x। दोनों में आप देख सकते हैं कि वेरिएबल्स के रूप में x है, यहाँ पे वेरिएबल्स के रूप में x है, इसमें वेरिएबल्स के फॉर्म में x है, बट इसके साथ जो कॉफिशिएंट है वो 4 है फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में -2 है। तो यहाँ पर ये दोनों जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट है, बट यहाँ से दोनों आपका हम कह सकते हैं कि जो वेरिएबल्स है वो सेम है। वही बताया जा रहा है कि लाइक टर्म्स जो होते हैं वो वैसे टर्म्स होते हैं जिनमें जो वेरिएबल्स होता है, वेरिएबल्स जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 सॉरी x जो है वो वेरिएबल है, और उसके बाद कह सकते हैं इसका एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स में पावर हो गया, तो इसका पावर 1 है, दोनों का दोनों टर्म में x का जो पावर है वो 1 है, पावर भी सेम है और कह सकते हैं कि वेरिएबल्स भी सेम है। तो अब यहाँ से ये दोनों जो टर्म हो गया वो हम कह सकते हैं सिमिलर टर्म्स है या फिर लाइक टर्म्स है। बट अब यहाँ से ये बताया जा रहा है कि जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें है कि दिस टर्म्स कैन बी सिंप्लीफाइड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। अब यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, इन टर्म्स को अगर सिंप्लीफाई हम करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है 2x अगर एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, सपोज कीजिए जैसे -2x जो यहाँ पे गिवन है उसी को हम यूज करते हैं, और दूसरा हम कह सकते हैं कि 4x है। ये दो टर्म्स है, दोनों अलग अलग टर्म्स है, लेकिन अगर यहाँ पे एक्सप्रेशंस के फॉर्म में रहेगा तो आप इसको कुछ इस तरह से मतलब एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस साइन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये 4x जो फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म जो -2x है,
यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं एडिशन के फॉर्म में। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मतलब इस तरह से अगर गिवन है एक्सप्रेशन तो उस कंडीशन में आप इसको सॉर्ट मतलब कि सॉल्व करके इसको हम कह सकते हैं कि सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये 4x और प्लस और यहाँ पे माइनस, प्लस प्लस माइनस का जो प्रोडक्ट होता है वो माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का यूज करेंगे और फिर 2x। अब यहाँ से आप देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो अलग अलग टर्म्स जो हमारे पास था उसको हमने क्या किया, यहाँ पर सिंप्लीफाई करके सॉर्ट कर लिया। तो अब इस कंडीशन में आप ये समझ सकते हैं कि जो लाइक टर्म्स हैं उसको हम लोग सॉर्ट मतलब कि उसको सिंप्लीफाई करके हम कह सकते हैं कि एक छोटे से नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब उसको सॉर्ट कर सकते हैं। अब फिर आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइक सॉरी अनलाइक और डिसिमल टर्म्स, मतलब अनलाइक और डिसिमिलर टर्म्स। तो अब ये जो अनलाइक टर्म्स है वो क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है। कह सकते हैं कि वैसे टर्म्स यानी कि दो टर्म्स व्हिच आर नॉट लाइक, तो वो क्या होगा, अनलाइक होगा या डिसिमिलर होगा। बट इसको अगर लॉन्ग फॉर्म में समझे तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि अनलाइक टर्म्स आर दोज टर्म्स व्हिच व्हिच और व्हिच दोनों लिखा हुआ है, ये कोई एक वैल्यू होगा, तो व्हिच वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अनलाइक टर्म्स जो होते हैं वो वैसे टर्म्स होते हैं जिनका जो वेरिएबल्स होता है और उनका जो एक्सपोनेंट्स, वेरिएबल्स का जो एक्सपोनेंट्स होगा वो दोनों डिफरेंट होगा अलग अलग टर्म्स के लिए। तो ऐसे टर्म्स को हम लोग अनलाइक टर्म्स कहेंगे। और यहाँ पे बताया जाए कि दिस टर्म्स कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि ये डिफरेंट टर्म्स मतलब कि ये डिसिमिलर होगा या फिर अनलाइक टर्म्स होगा, तो उनमें पावर्स अलग अलग होगा वेरिएबल्स का। और हम कह सकते हैं कि इस तरह से जब पावर्स अलग होगा तो उस केस में हम लोग उसको मतलब सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लाइक टर्म्स में ही कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशंस कर सकते हैं। अनलाइक टर्म्स में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब चीज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल में ये है 3m³ और उसके बाद यहाँ पर 5n²। अब देखिए दोनों टर्म्स जो है वो अनलाइक टर्म्स है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है वो वेरिएबल्स क्या है, m है, और सेकेंड टर्म जो है उसमें वेरिएबल्स n है। तो वेरिएबल्स एक तो डिफरेंट है ही, और दूसरा इसका जो पावर है वो भी क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर पावर 3 है और यहाँ पर कह सकते हैं पावर 2 है। तो वेरिएबल्स के साथ साथ उसका अगर पावर्स भी डिफरेंट होता है किसी भी दो या दो से ज्यादा टर्म्स में, तो उसको हम लोग अनलाइक या फिर हम कह सकते हैं कि डिसिमिलर टर्म्स कहते हैं। अब इसके बाद फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है इस चीज को समझिए। जैसे कि हम लोग मैथ्स का स्टडी करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि अलग अलग ऑपरेशंस का यूज करते हैं, जैसे कि हम सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे प्रोसेसेस हम लोग करते हैं किसी भी एक्सप्रेशंस को, या फिर कह सकते हैं कि कोई भी जो क्वेश्चंस होता है, प्रॉब्लम्स होता है उसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो कुछ ऐसा ही होता है जिसमें हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब चीजें करते हैं। तो पहले इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अब ये क्या है, तो इसमें बताया जा रहा है कि अ मैथमेटिकल ऑपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग अ वैल्यू यूजिंग ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। अब ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे नीचे में देखेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है। लेकिन इससे पहले यहाँ पे समझते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और वैल्यू यूजिंग कोई भी वैल्यूज को, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, तो ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स। अब ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स क्या है, इसको हम लोग आगे देखते हैं। और शॉर्ट में अभी अगर समझना है तो आप समझ सकते हैं कि ऑपरेंड्स जो होता है ये कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, या फिर कोई भी क्वांटिटी है जिसका यूज किया जाता है किसी भी एक एक्सप्रेशन में, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी एक फॉर्मूला में। और ऑपरेटर्स जो हो गया ये मैथमेटिकल साइंस होता है, जैसे प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब का जो साइन होता है उसको हम लोग ऑपरेटर्स कहते हैं। अब क्योंकि ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन एक प्रोसेस होता है, इसलिए यहाँ पर आप कह सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स जो होंगे वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है। तो ये सब जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस का एग्जाम्पल है। अब आते हैं ऑपरेटर्स पे। अब ऑपरेटर क्या है, तो बताया जा रहा है कि एन ऑपरेटर इज अ सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ मैथमेटिकल ऑपरेशन।
मैथमेटिकल ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जिस सिंबल का यूज करते हैं वो ऑपरेटर्स होता है। अब सिंबल्स कहने का मतलब क्या हो गया, जो वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का जो साइन होता है ये सब सिंबल्स होता है। अब इसी का एक दूसरा डेफिनेशन जो है वो आप देख लीजिए, तो यहाँ से ये बताया जा रहा है कि एन ऑपरेटर इंडिकेट्स व्हाट एक्शन और ऑपरेशन टू परफॉर्म। मतलब ऐसा है कि एक ऑपरेटर जो है ना वो किसी भी एक्सप्रेशन में या फिर किसी भी एक फॉर्मूला में किसी भी प्रॉब्लम में हमें ये बताता है कि हमें कौन सा ऑपरेशन करना है। ऑपरेशंस का कहने का मतलब यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब ये आउट ऑफ कह सकते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक्सपोनेंशिएशन, तो ये जितने भी ऑपरेशंस है उसमें से कौन सा ऑपरेशंस हमें करना है किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो उस कंडीशंस में हम कह सकते हैं कि वो ऑपरेटर्स होता है। ये चीज़ हमें ऑपरेटर से ही पता चलता है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक ऑपरेटर्स का एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्लस माइनस, उसके बाद प्रोडक्ट और फिर डिवीजन, तो ये सब जो है ना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये कह सकते हैं साइंस के फॉर्म में है, मतलब कि ये ऑपरेटर्स के फॉर्म में है, तो इसको आप प्लस माइनस इस तरह से ही बोलोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं साइन ऑफ प्रोडक्ट और यहाँ पर साइन ऑफ डिवीजन, तो ये सब ऑपरेटर्स के फॉर्म में हो गया। वह ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स क्या है, तो ऑपरेंड्स बताया जा रहा है कि ऑपरेंड्स आर द एलिमेंट्स और क्वांटिटी। अब एलिमेंट्स या क्वांटिटी जो होगा वो किस फॉर्म में हो सकता है, तो नंबर्स या वेरिएबल्स के फॉर्म में हो सकता है। और बताया जा रहा है कि ऑन व्हिच द मैथमेटिकल ऑपरेशन इज परफॉर्म, तो ये सब जो होते हैं, ठीक है, ये सब जितने भी नंबर्स, मतलब हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी या फिर कोई भी जो एलिमेंट्स होता है वो सभी मतलब कि जिसपे हम कह सकते हैं कि कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है, तो उसको हम लोग ऑपरेंड्स कहते हैं। अब जैसे कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 2 और उसके बाद यहाँ से 5, अब ये 2 और 5 दो अलग अलग क्वांटिटी है, बट नंबर्स के फॉर्म में, कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, प्लस का यूज कर सकते हैं। अब 2 और प्लस 5 जो है वो टोटल हो जाएगा इक्वल टू 7। अब यहाँ से आप देखेंगे कि 2 और 5 ये क्वांटिटी है, और क्वांटिटी है इसलिए मतलब कि इसका यूज हम क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस के रूप में यूज कर रहे हैं दोनों क्वांटिटी का, इसलिए ये दोनों जो नंबर्स होंगे 2 और 5 वो ऑपरेंड्स हो गया। और यहाँ पे जो साइन यूज किया गया है, ठीक है, ऑपरेटर्स के फॉर्म में, इसे हम कहेंगे ऑपरेटर, मतलब ये जो प्लस का साइन है ये ऑपरेटर हो गया। और यहाँ पर जो ऑपरेशन जो हो रहा है ना मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एडिशन का हो रहा है। एडिशन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक ऑपरेशन हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन। और यहाँ पर ऑपरेटर क्या है इस ऑपरेशन में, तो ये प्लस का ऑपरेटर हो गया, प्लस ऑपरेटर हो गया। और दूसरा हम कह सकते हैं ऑपरेंड्स कौन कौन सा है, तो 2 और 5 जो है ना वो हम कह सकते हैं यहाँ पर ऑपरेंड्स हो गया, क्योंकि इन दोनों नंबर्स का यूज किया गया है इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब नेक्स्ट में फिर आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखते हैं। इसमें है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ये इससे तो हम अभी जस्ट इसके बारे में बात किए थे, बट यहाँ पर हमें इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझना है एग्जाम्पल्स के साथ में। तो अब जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए क्या है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल of the operations plus, minus, multiply and divide is known as an algebraic expression। मीन्स ये कॉम्बिनेशन है किन चीजों का, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स का। अब कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स जब आपस में मिलता है तो आपको पता है कि टर्म बनता है। जैसे कि टर्म का आप एग्जांपल देखे थे, तो उसमें क्या था, टर्म जो है ना वो इक्वल होता था किसके, हम कह सकते हैं एक वेरिएबल के, ठीक है, और एक कांस्टेंट, कांस्टेंट ये सेपरेट भी होता था वेरिएबल्स के फॉर्म में, सिंपली एक्स जो है वो भी एक टर्म है, या फिर अगर 5 लिख देते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो गया, वो भी एक कह सकते हैं टर्म है। इन दोनों का जो कंबाइंड फॉर्म है प्रोडक्ट के फॉर्म में, वो भी क्या होगा, तो वो भी एक टर्म होगा। तो यहाँ पर ये जो प्लस का साइन लिखा गया है इसका मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन, ठीक है, दोनों को अगर वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स दोनों को अगर मिला देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, टर्म बनता है। तो यहाँ से ये बताया जा रहा है कि एक्सप्रेशन जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स है। और ये जो अलग अलग टर्म्स होगा उसको हम लोग इसके द्वारा कनेक्ट करेंगे, मतलब किसका यूज करके कनेक्ट करेंगे अलग अलग टर्म्स को। तो इसके लिए यहाँ से बताया जा रहा है कि हम लोग जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस ये ऑपरेटर्स होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड ये जितने भी होते हैं, तो जितने भी ये हम कह सकते हैं कि ये ऑपरेटर्स होता है उसका यूज करके जो हम ऑपरेशन करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो ये जितने भी होंगे वो क्या होगा,
तो कह सकते हैं इस तरह से ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का फॉर्मेशन करेगा। अब फिर आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पर आप एग्जांपल देख लीजिए। सबसे पहले है x-5। अब x-5 की बात करते हैं। x एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म यहाँ पे -5 हो गया, मतलब कि उसे दो अलग अलग यहाँ पर क्वांटिटी है, एक x हो गया, दूसरा हम कह सकते हैं 5 हो गया। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर माइनस का यूज किया गया है। तो ये x-5 जो है, ठीक है, ये पूरा कंबाइन होकर के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब नेक्स्ट में इसी तरह से 3/y-1, ये भी दूसरा एक्सप्रेशन हो गया। इसी तरह से हमारा एक थर्ड यहाँ पर एक्सप्रेशन है 2x² + 3x-5, तो ये एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें अलग अलग टर्म्स आपस में कह सकते हैं डिफरेंट ऑपरेटर्स का यूज करके कंबाइन किया गया है, इसलिए ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। फिर यहाँ पर जो है वो हमारा जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स वो स्टार्ट होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब जो है ना वो हम चले हैं, मतलब कि हमारा जो फर्स्ट मतलब चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उसके बारे में हम लोग लर्न कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके मीनिंग्स को देखते हैं, पॉलिनोमियल्स का मीनिंग क्या है। तो यहाँ से बताया जा रहा है कि द वर्ड पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल जो वर्ड है वो दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है। इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स, दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है। तो ये दो टर्म्स कौन कौन सा है, तो फर्स्ट तो पोली है और दूसरा जो है ना वो नोमियल्स है। तो पोली का जो मीनिंग है वो है मैनी। मैनी का मतलब आप समझ रहे हैं, टू और मोर देन टू, कम से कम दो होना चाहिए और उसके बाद उससे ज्यादा होना चाहिए। बट यहाँ पर मैनी का मतलब सिर्फ मतलब कि दो या दो से ज्यादा ही नहीं होता है, बल्कि पोलिनोमियल्स जो होता है उसमें मिनिमम वन टर्म भी होता है। इसके बारे में यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। बट यहाँ पे समझिए पोली मीन्स होता है मैनी, और नोमियल्स, नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। टर्म्स जस्ट अभी डिस्कस किए हैं। टर्म्स जो है वो कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स का जो कंबाइंड फॉर्म होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। या सिंपली दोनों का सेपरेट फॉर्म जो होगा वो भी एक पोलिनोमियल्स हो जाएगा। बट आपको ये भी बताया गया है कि एक जो वेरिएबल्स होता है उसमें कॉन्स्टेंट्स भी प्रेजेंट होता है, और एक कांस्टेंट होता है उसमें एक वेरिएबल्स भी प्रेजेंट होता है। इस चीज के बारे में आप थोड़ा पहले समझ लीजिए, सो दैट कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जैसे अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो सपोज कीजिए कि 5 लिखा हुआ है, तो ये तो एक कांस्टेंट है। बट यहाँ पर अगर आप चाहेंगे इसको एक वेरिएबल्स के साथ में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप चाहे तो एक्स का पावर 0 ले लें, मतलब कि एक्स का पावर आप जब 0 ले लेंगे, तो इस केस में आप पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स में पढ़े हैं, किसी भी नंबर्स का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 5 इंटू और एक्स का पावर जो 0 है उसके लिए आप वैल्यू 1 लिखेंगे। तो इस कंडीशन में कितना हो जाएगा, ये टोटल 5 की फोल हो जाएगा। तो कहने का मीनिंग ये है कि इसमें ये वैसे तो हमें कांस्टेंट दिख रहा है, बट इसमें वेरिएबल्स प्रेजेंट है। और अगर एक वेरिएबल अगर सिंपली हम यूज करें, एक्स यूज करें, तो इसमें इनटू के फॉर्म में 1 प्रेजेंट है। तो कह सकते हैं कि एक जो मतलब जो टर्म्स होता है ना, उन उन उस टर्म में कह सकते हैं कि क्या, कि एक वेरिएबल्स और एक कांस्टेंट जो होता है वो एनी हाउ प्रेजेंट होता ही है। अब इसके बाद जो हमारा जो ये नेक्स्ट टर्म है वो है नोमियस। नोमियस मीन्स होता है टर्म। तो फाइनली अगर हम पोली और नोमियस इन दोनों के मतलब कि दोनों के मीनिंग को आपस में कंबाइन कर देते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है मैनी टर्म्स। तो पोलिनोमियल्स है क्या, तो पोलिनोमियल्स मीन्स हो गया मैनी टर्म्स। अब चलते हैं जो यहाँ पर नॉट है उस नॉट को समझते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि एक पोलिनोमियल कैन हैव एनी नंबर ऑफ टर्म्स। पोलिनोमियल्स में कितना भी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकता है, बट नॉट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं होगा। मीन्स आप बहुत सारे टर्म्स को आपस में कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन इसका नंबर इनफाइनाइटली नहीं होगा। और उसके बाद और नेक्स्ट में फिर ये बताया जा रहा है कि ऑल्सो अ पोलिनोमियल कैन हैव एट लीस्ट वन टर्म, मतलब कि एक पोलिनोमियल जो होगा उसमें बताया जा रहा है कि कम से कम एक टर्म होगा। मतलब एक टर्म उसमें मिनिमम हो सकता है, और मैक्सिमम कह सकते हैं कि ये मतलब कि कोई भी नंबर में हो सकता है, इसका नंबर कुछ भी हो सकता है नंबर ऑफ टर्म्स का। बट ध्यान रखना है कि आप इसको इनफाइनाइटली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पोलिनोमियल्स जो होता है उसमें डिग्री मैटर करता है। तो कितना आप कौन सा डिग्री जो है वो आपको इसमें मतलब कि कितना मैक्सिमम पावर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो चीज़ आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप क्या कर रहे हैं, एक्स के टर्म में ही लिख रहे हैं, तो 4x मतलब सपोज करिए कि यहाँ पे पावर 4 कर लिए, उसके बाद प्लस यहाँ से क्या हो गया, ये 3x स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे +1 हो गया। इस तरह से आपको क्या करना है, एक जो पोलिनोमियल्स होगा उस पोलिनोमियल्स में जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो फाइनाइट रखना है,
ना कि इनफाइनाइट। अब नेक्स्ट में फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो इसमें आप देखिए इसमें क्या है, तो डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। अब जब डेफिनेशंस की बात करते हैं तो यहाँ से हमें थोड़ा अच्छे से समझना है। अब देखिए सबसे पहले क्या है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल। ऐसा है कि कोई भी एक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपको गिवेन होगा तो उस केस में ध्यान रखना है कि उसमें जो वेरिएबल्स प्रेजेंट रहेगा उस वेरिएबल्स का पावर नॉन निगेटिव होगा। नॉन निगेटिव कहने का मतलब क्या हो गया कि वो नॉन निगेटिव इंटीजर हो गया। इंटीजर वैसे आपको पता है कि जैसे 1 2 3 4 इस तरह से ये 1 2 3 4 इस तरह से ये सब जो होते हैं वो सब इंटीजर्स होता है। जीरो भी होता है, -1 भी होता है, -2 भी होता है। इस तरह से ये जितने भी हैं सभी इंटीजर्स हैं। बट यहाँ से बताया ये जा रहा है कि नॉन नेगेटिव पावर्स होना चाहिए, और नेगेटिव वाले जितने भी हैं उसको आपको छोड़ देना है, इसको स्किप कर देना है। किसी भी एक्सप्रेशन में जो पावर्स होगा उस पावर्स को आपको देखना है, उसके एक्सपोनेंट्स को देखना है कि वो पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये है पोलिनोमियल्स होने के लिए। और दूसरा कंडीशन अगर हम देखें तो ये बताया रहा है कि इंटीजर होगा, तो इंटीजर में आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी ये नंबर्स जो होंगे ना पावर्स के फॉर्म में, वह डेसिमल में नहीं हो सकता है। डेसिमल वैल्यू में अगर रहेगा वो हम कह सकते हैं कि वो एक्सपोनेंट्स मतलब कि वो एक पोलिनोमियल नहीं होगा। तो ध्यान रखना है कि डेसिमल नहीं हो सकता है पावर्स में। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता है, कि एक फ्रैक्शन को भी हम मतलब फ्रैक्शन को चेंज करके तो वो डेसिमल में बदलता है, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। और नेगेटिव के बारे में तो पहले ही यहाँ से बता दिया कि नेगेटिव नहीं रखना है। इस तरह से अगर क्या होगा, किसी भी पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स का पावर अगर डेसिमल में है या फिर हम कह सकते हैं कि इस तरह से फ्रैक्शन में होगा, उस कंडीशन में वो जो एक्सप्रेशन होगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, अगर एक पोलिनोमियल जिसका डिग्री n है उस पोलिनोमियल का अगर जनरल फॉर्म आप दिखाना चाह रहे हैं उसको आप कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। पोलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम p लिखते हैं, और उसका जो वेरिएबल्स हम लोग यूज करते हैं उस वेरिएबल्स को हम विद इन ब्रैकेट लिखते हैं। मीन्स हो गया कि ये पोलिनोमियल जो है वो इन वेरिएबल x के फॉर्म में है फॉर दिस एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर आप देखिए इसमें सबसे पहले लिखा गया है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x टू द पावर n। तो ये एक एक्सप्रेशन है पोलिनोमियल का, हम कह सकते हैं कि जनरल फॉर्म हो गया। अब ये जनरल फॉर्म है तो इसमें जो अलग अलग हम देख रहे हैं कि a0 a1 a2 ये जो अलग अलग क्वांटिटी है ये क्या है, तो इस चीज को समझिए। बोल रहा है कि a0 a1 मतलब a1 a2 एंड an आर रियल नंबर्स। ध्यान रखना है ये जितने भी आप देख रहे हैं नंबर्स a0 a1 a2 ये सभी क्या है, रियल नंबर्स हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि ए एन का वैल्यू जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, वो जो टर्म होगा उसको क्या करेगा, वो जीरो बना देगा। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ए एन का वैल्यू अगर जीरो रख देंगे तो एक्स का पावर जो एन है ना, ये एन भी क्या होगा, मतलब जीरो से पूरा जो टर्म है वो एन से मल्टीप्लाई होकर के जीरो बन जाएगा। और जब जीरो बन जाएगा तो इस कंडीशन में जो डिग्री एन यहाँ पे बताया गया है वो डिग्री एन नहीं रह जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ए एन जो है ना वो जीरो नहीं होगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, तो यहाँ पे ये है 5m+8, और 5m+8 है तो इसमें वेरिएबल m है, इसका पावर कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है। और 1 एक पॉजिटिव नंबर हो गया, साथ में होल नंबर है, इसलिए हम कह सकते हैं ये एक पोलिनोमियल है। अब फिर दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, तो यहाँ पर x² + 7x + 12 है, इसमें वेरिएबल x है, और इसका हम कह सकते हैं डिग्री। इसमें आप देख सकते हैं दो वेरिएबल मतलब कि दो टर्म है जिसमें वेरिएबल्स है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर x², इसमें इसका जो पावर है वो 2 है, जो कि पॉजिटिव भी है और होल भी है। इस कारण से ये यहाँ फर्स्ट टर्म जो है वो ये बता रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है कि ये पोलिनोमियल है। लेकिन सेकंड टर्म को भी चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 7x है, इसका पावर 1 है, तो इस कंडीशन में पॉजिटिव और वोल भी है, इसलिए ये एक पोलिनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा।
अब थर्ड टर्म में मतलब थर्ड जो यहाँ पर पोलिनोमियल का एग्जांपल है, इसमें आप देखिए तो t का पावर 3 जो कि पॉजिटिव और होल है, तो ये पोलिनोमियल होगा अकॉर्डिंग टू दिस टर्म। मतलब कि ये जो टर्म है, ये टर्म जो है वो एक पोलिनोमियल में कंसिडर हो सकता है। सेकेंड, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर -5t, यहाँ पर भी क्या है, पावर 2 है जो कि पॉजिटिव, और हम कह सकते हैं कि इंटीजर के फॉर्म में, होल नंबर के फॉर्म में है। इसलिए यहाँ से सेकेंड टर्म भी पोलिनोमियल की कैटेगरी में आ जाएगा या फिर पोलिनोमियल्स में इन्वॉल्व होगा। और थर्ड में यहाँ पे देखते हैं, थर्ड टर्म जो है वो 60 है, तो इसका भी पावर 1 है। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये तीन जो एग्जांपल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सभी पॉलिनोमियल्स हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तो ये है कॉफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। कॉफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, तो इसके बारे में हम लोग उससे पहले डिस्कस किए थे कि जब कोई भी एक टर्म होता है, उस टर्म में या फिर कोई पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल्स जो होता है ना, उसके उसका मल्टीप्लिकेशन जिस भी नंबर के साथ होता है, उसे हम लोग कॉफिशिएंट्स कहते हैं। वैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले कॉफिशिएंट का डेफिनेशन क्या है। द कॉफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द न्यूमेरिकल फैक्टर्स फॉर ईच टर्म ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको पता है कि पॉलिनोमियल्स में एक से ज़्यादा भी टर्म हो सकता है, इसलिए हर एक टर्म्स में जितने भी न्यूमेरिकल फैक्टर्स होते हैं, न्यूमेरिकल फैक्टर्स कहने का मतलब हो गया कि नंबर के फॉर्म में कोई भी जो फैक्टर्स प्रेजेंट रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको आप कोफिशिएंट्स बोलेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें ये बताया रहा है कि इन द पोलिनोमियल 2m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 6। अब इसमें अगर हम बात करते हैं किसका, कोफिशिएंट्स का, तो एम स्क्वायर एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट है, मतलब कि एम स्क्वायर जो है ना, ये हम कह सकते हैं कि एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल्स के लिए जो न्यूमेरिकल फैक्टर हो गया वो 2 है। फर्स्ट टर्म, प्रत्येक टर्म में बोला है ना, तो यहाँ पर टोटल पहले तो ये वाला एक टर्म हो गया, दूसरा हम कह सकते हैं यहाँ पर दूसरा ये टर्म हो गया, तीसरा यहाँ पर ये टर्म है। फर्स्ट टर्म में 2m स्क्वायर है, ये 2m स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो न्यूमेरिकल फैक्टर है वो 2 है। कह सकते हैं एम स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वह 2 होगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द कॉफिशिएंट ऑफ एम स्क्वायर एंड एम आर 2 एंड 4। तो यहाँ से एम स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 2 है, और उसके बाद एम का कॉफिशिएंट जो है ये 4 है, ये रिस्पेक्टिवली हो जाएगा क्रमशः। अब नेक्स्ट में फिर आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसको समझते हैं। इसमें है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इस चीज को समझिए। अब होता क्या है ना कि जैसे अगर हम पॉलिनोमियल्स को कहीं पे भी राइट डाउन करते हैं, तो उसमें उसके पावर्स, इट में भी कि उसके पावर्स जो होंगे वह अरेंज नहीं हो। तो फाइनली हमें क्या करना है कि कोई भी पॉलिनोमियल्स जो होगा उसके पावर्स को इधर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, तो उस कंडीशन में वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाता है पॉलिनोमियल्स का। और जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो पावर्स होता है अलग अलग टर्म्स में वेरिएबल्स का, उसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो इस तरह से पॉलिनोमियल्स जो होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए ये इसके डेफिनेशन को, तो ये बता रहा है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई भी एक पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा और वह स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी कहलाएगा जब क्या होगा कि व्हेन ऑल द टर्म्स आर अरेंज्ड फ्रॉम द हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स टू द लोएस्ट एक्सपोनेंट्स। अब यहाँ पे ये चीज क्लियर किया गया है कि हाईएस्ट जो उसका पावर होगा, उससे आप इसको लोएस्ट पावर्स के फॉर्म में, एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। बट इट डजंट मीन कि आप इसको मतलब कि स्मॉलेस्ट से हाईएस्ट में इन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट भी होगा, उस केस में भी वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में, जैसे वैसे यहाँ पर आप एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस 6x² प्लस 5x माइनस 3 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये पोलिनोमियल जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर पावर जो वेरिएबल है x है, तो इसका पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, और यहाँ पर पावर 0 है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक कह सकते हैं पोलिनोमियल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस पे चलते हैं, तो इसमें है डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल।
डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री है क्या, तो हाईएस्ट या फिर ग्रेटेस्ट पावर और एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अब वेरिएबल जो होगा वो क्या होगा, किसी भी टर्म में होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन अ टर्म। कोई भी एक टर्म में जो वेरिएबल्स है, उस वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर या फिर जो एक्सपोनेंट्स होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो डिग्री बोलेंगे। अब डिग्री जैसे कि इस पोलिनोमियल्स के लिए अगर हम डिग्री की बात करते हैं, जैसे 2x का पावर 4 प्लस 5x² - 6, तो ये एक जो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल में डिग्री कितना है इसका, आप देख सकते हैं पूरे पोलिनोमियल्स का डिग्री पूछा जा रहा है। तो पूरे पोलिनोमियल्स में क्या होता है कि जो भी अलग अलग टर्म्स होता है, उन टर्म्स में वेरिएबल्स के पावर को हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म में जो पावर है वो 4 है, सेकेंड टर्म में यहाँ पर देखेंगे तो ये 5x² जो सेकेंड टर्म है, इसमें वेरिएबल्स का पावर 2 है, तो इसका पावर 2 हो गया। और यहाँ पर थर्ड टर्म है तो इसमें 0 है। तो आउट ऑफ ये कह सकते हैं कि जो थ्री टर्म्स हैं उसमें से जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पोलिनोमियल का जो डिग्री है ना वो 4 हो गया। अब इसके बाद ये तो था हमारा वन वेरिएबल में जब कोई भी पोलिनोमियल होगा तो उसका डिग्री हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो ये हमने देखा भी। अब इसके बाद क्या है ना कि जब मल्टीपल्स वेरिएबल्स होगा, मल्टीपल वेरिएबल्स कहने का मतलब हो गया कि एक से ज्यादा वेरिएबल्स प्रेजेंट होगा एक ही टर्म में, उस केस में हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स इन मल्टीपल वेरिएबल्स इज डिफाइंड एज द लार्जेस्ट सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल वेरिएबल्स इन ईच। प्रत्येक टर्म में जितने भी वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे, उन वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स का जो हाईएस्ट सम होगा या लार्जेस्ट सम होगा, ग्रेटेस्ट सम होगा, वही हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इन मल्टीपल वेरिएबल्स हो। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, एक पॉलिनोमियल है 4m³ प्लस 5m² प्लस 6mn - 7n प्लस 10, ये पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल का अगर हम क्या करते हैं, डिग्री निकालते हैं, आप क्या करेंगे, अगर सिर्फ एक एक वेरिएबल को देखेंगे तो इसमें आप देखिए कि फर्स्ट टर्म है, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है जो कि m है, तो इसका डिग्री यहाँ से 3 हो गया। अब सेकेंड में अगर आप एक एक करके मतलब सेपरेटली देखते हैं, जैसे m का अगर वैल्यू देखेंगे तो ये 2 है और n का वैल्यू जो है वो भी 2 है। आप इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि ये इसका जो पावर होगा वो 2 होगा, बट ऐसा नहीं है, ये इसका पावर 2 नहीं है, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल्स है ना। यहाँ पे m और n दो अलग अलग वेरिएबल्स है और दोनों का पावर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सेपरेट पावर है वो 2 और 2 है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस टर्म का डिग्री निकालने के लिए हम इन दोनों पावर्स को, अलग अलग वेरिएबल्स की जो पावर्स है उसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 2 और 2 को ऐड करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 4। तो फर्स्ट टर्म में देख रहे हैं कि जो डिग्री है वो 3 है और सेकेंड टर्म में ये 4 हुआ। और इसी तरह से फिर आगे बढ़ते हैं, इस वाले टर्म में देखते हैं, थर्ड टर्म में तो 6mn है, तो यहाँ पर दोनों का पावर 1 1 है, तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये 2 के इक्वल होता है। फिर यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर 0 है। आप देख लीजिए 3 और यहाँ पे 4, नेक्स्ट में फिर यहाँ पर 2 है और 1 है फिर 0 है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे जो है ना वो सेकंड टर्म के लिए आ रहा है, और जिसका हम कह सकते हैं जिसमें दो वेरिएबल्स है 2 और 2, इसके पावर्स है, उसको ऐड करने के बाद 4 आ रहा है। कह सकते हैं कि इस पोलिनोमियल का जो हाईएस्ट डिग्री होगा या फिर मतलब इसका जो डिग्री है ना वो 4 है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 4 आ रहा है। तो इस तरह से फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ पर है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स जो है ना उसे डिवाइड किया गया है अलग अलग टर्म्स पे, अलग अलग हम कह सकते हैं कि कैटेगरी में। इसमें सबसे पहले जो है ना वो है मोनोमियल। मोनोमियल्स वैसे वन होता है, मोनोमियल को आप लिख सकते हैं मोनो प्लस नोमियल। अब ये आपको पता है कि मोनोमियल्स होता है वन, इसका मतलब हो गया वन, और ये नोमियल, नोमियल मीन्स होता है टर्म। तो एक ऐसा टर्म जिसमें सॉरी एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मोनोमियल का डेफिनेशन
क्या बोला जा रहा है कि अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली वन जीरो, नॉन जीरो, मतलब कि वन नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। ऐसा है कि कोई भी एक पॉलिनोमियल जिसमें कोई भी एक नंबर जो होगा ना, एक टर्म जो होगा वो प्रेजेंट होगा, तो उसको हम लोग मोनोमियल कहेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि ये टर्म जो होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो को छोड़ करके कोई और भी मतलब कि वैल्यूज होना चाहिए। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग मोनोमियल बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर 3x, इसमें देख लीजिए ये एक ही टर्म है। उसके बाद 2 - 5x² इसी तरह से फिर यहाँ पर x y³ इट इज। ये सब जो है वो मोनोमियल्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि सब हर एक टर्म्स में आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही, मतलब कि ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इन सभी एग्जाम्पल्स में बस एक ही टर्म है। अब बाइनोमियल्स की बात करते हैं, तो बाई मीन्स होता है टू, और नोमियल्स मीन्स फिर से हो गया। तो जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म होंगे, मतलब कि नॉन जीरो टर्म होगा, और पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू नॉन जीरो टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल्स। एग्जांपल्स देख लीजिए। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे कि यहाँ पर मतलब कि फर्स्ट एग्जांपल है वो 7x - 3 है। तो ये एक कह सकते हैं बाइनोमियल हो गया, क्योंकि फर्स्ट टर्म यहाँ पर 7x हो गया और माइनस मतलब कि 3 ये सेकेंड टर्म हो गया। तो इस कंडीशन में ये एक बाइनोमियल पॉलिनोमियल हो गया। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो नोट किया जाना है कि जैसे ही कभी भी टर्म्स को सेपरेट करना होगा किसी भी एक्सप्रेशन में से, प्लस साइन को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे। सिंपली जैसे यहाँ पर 7x है, तो आप इसको सिंपल सा बोल सकते हैं कि फर्स्ट टर्म 7x है, लेकिन सेकेंड टर्म की बात करेंगे तो आप सिंपली अगर 3 बोलते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस साइन भी इन्वॉल्व है। इसलिए आपको सेकेंड टर्म के लिए यूज करना होगा माइनस साइन का। तो आप बोलेंगे 7x इज द फर्स्ट टर्म एंड -3 इज द सेकेंड। अब इसी तरह से यहाँ पर जो सेकेंड एग्जाम्पल है बाइनोमियल का वो है 5y² - 2x। यहाँ पर दो ही टर्म है, यहाँ पर पावर 2 है, पावर डज नॉट मैटर, पावर कुछ भी हो सकता है, लेकिन टर्म्स का नंबर कितना है वो मैटर करता है। इन टर्म्स के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है पॉलिनोमियल्स में, उसमें टर्म्स को हमें देखना है। तो यहाँ पर 5y² - 2x दो टर्म है। फर्स्ट टर्म हो गया 5y² माइनस, और दूसरा टर्म हो गया -2x। तो इस कारण से ये एक बाइनोमियल हो गया। अब थर्ड में आते हैं, तो ये ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल क्या है, तो इसको आप देखिए, तो बोला है कि इसमें क्या होगा, टोटल थ्री टर्म्स होगा। तो ये यहाँ पे टू लिखा हुआ है, ये थ्री टर्म्स हो जाएगा। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हम कह सकते हैं कि थ्री नन जीरो टर्म्स होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। अब ट्राई, वैसे यहाँ पे ट्राई का मतलब होता है थ्री, और नोमियल का मतलब हो गया, नोमियल मीन्स हो गया टर्म। तो जिसमें थ्री टर्म्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एक ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल थ्री टर्म इसमें है, x² - 3x + 5। तो ये टोटल थ्री टर्म हो गया इस पॉलिनोमियल में। और दूसरा यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है, तो ये 4x - 2y और +8। तो ये सेकेंड पॉलिनोमियल हो गया। दोनों पॉलिनोमियल्स में थ्री थ्री टर्म्स है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल्स होगा वो ट्राइनोमियल्स हो गया। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो इसमें है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के बेसिस पर। डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। तो डिग्री के बेसिस पर यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है पॉलिनोमियल्स को, जिसमें हमारा कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या है, इस चीज को हम समझते हैं। बोला है कि एक पॉलिनोमियल यानी अ पॉलिनोमियल हैविंग वैल्यू जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। मतलब कोई भी एक पॉलिनोमियल होगा जिसमें पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर जीरो होगा तो वो जीरो पॉलिनोमियल होगा। अब इसको कुछ आप इस तरह से समझ लीजिए, जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पे जीरो है, x² लिखते हैं, प्लस यहाँ पे 0 × 5 कर लेते हैं, प्लस यहाँ पे 5, और यहाँ पे फिर 0 × या सिंपली जीरो ही लिखते हैं। ओवरऑल इस पूरे टर्म को अगर आप देखते हैं, देखिए यहाँ से क्या होगा, इसको जब जीरो को x² से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा जीरो। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये 0 × हो गया 5। तो यहाँ पर जीरो को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर से जीरो होगा, और यहाँ पर ये प्लस जीरो ही है, तो सबको जब हम कंबाइन करते हैं तो ये जीरो होगा। इस तरह का कोई अगर एक्सप्रेशन रहेगा जिसमें उसका पूरा वैल्यू जो होगा वो वैल्यू वो जीरो होगा, तो उस कंडीशन में वो एक जीरो पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल होगा। अब लीनियर पॉलिनोमियल्स पे चलते हैं, तो इसमें बताया जा रहा है कि अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा।
उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। और लीनियर जो वर्ड है ये लाइन से बना हुआ है, तो ध्यान ये रखना है कि जब भी लीनियर पोलिनोमियल का अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। अब वैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो इस चीज को देख लीजिए। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी की बात करते हैं तो यहाँ पर ए और बी जो है वो कोई भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मींस नंबर हो गया। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ए का वैल्यू जीरो नहीं होगा, क्योंकि जब ए का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो उस कंडीशन में इस वेरिएबल को वो क्या करेगा, जीरो कर देगा। और वेरिएबल को जब जीरो कर दिया तो इसका वैल्यू वन नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से को ध्यान रखना है कि एक लीनियर पोलिनोमियल का वैल्यू जो होगा कुछ इस तरह से, मतलब कि वैल्यू वन होना चाहिए, वेरिएबल्स का वैल्यू वन होना चाहिए। अब इसमें आप देख सकते हैं कि टू एक्स प्लस वन ये एक लीनियर पोलिनोमियल है और इसमें वेरिएबल एक्स है। इसमें इसका जो एक्स है उसका पावर वन है, इसलिए लीनियर हो गया। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल 5y-6, तो यहाँ पर आप देख लीजिए y है, y का पावर मतलब वन हो गया, इसलिए एक कह सकते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल हो गया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पोलिनोमियल है वो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब ये क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो जैसे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे, और अगर ये नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग जानते हैं। तो इसमें क्या है कि एक पोलिनोमियल यानी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री टू, सिंपल सा है। क्वाड्रेटिक कहने का मतलब हो गया कि कोई भी एक पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल्स का पावर अगर टू होगा उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आप देखेंगे ए बी सी, जो यहाँ ए बी सी तीनों का यूज किया गया है, ये जो है ना वो यहाँ पे कह सकते हैं कॉन्स्टेंट्स है और ए का वैल्यू जीरो नहीं होगा। बी और सी का वैल्यू जीरो रख सकते हैं, क्योंकि बी और सी का वैल्यू अगर हम जीरो करते हैं तो यहाँ पर इसका पावर वन है, एक्स का पावर वन है। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इस पोलिनोमियल का डिग्री जो है ना वो टू नहीं होगा। बी और सी को आप जीरो कर लीजिए, इट डजंट मतलब इट डजंट चेंज द वैल्यू या फिर द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्योंकि ए एक्स स्क्वायर जो है इसमें आप देख सकते हैं कि इसका पावर टू है, तो इसके पावर से हमें कोई ज्यादा मतलब फर्क नहीं मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया इन दोनों के जीरो करने होने से नहीं होता है, मतलब कंडीशंस नहीं हमें ऑब्टेन होता है। इसलिए आप बी और सी को जीरो कर सकते हैं बट ए को जीरो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 5x² प्लस 3x-4। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जैसे टू है तो टू इसका पावर हो गया वेरिएबल्स का, इसलिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो यहाँ पर है क्यूबिक क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें आप देखिए क्या बताया जा रहा है कि पोलिनोमियल हैविंग डिग्री थ्री, एक पोलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या होगा, थ्री होगा, उसको हम लोग क्यूबिक बोलेंगे। तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू मतलब डी। तो यहाँ से ये बताया जा रहा है कि ए बी सी और डी जो है ये कॉन्स्टेंट्स होगा और ए का वैल्यू फिर से जीरो नहीं होगा। और एग्जाम्पल में जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट्स द example of linear polynomial, it's not the example of cubic polynomial। इसके लिए जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जैसे ये हम लिख सकते हैं कि ए सॉरी क्यूबिक को हमें लिखना है, आप लिख सकते हैं 4x³ प्लस 3x² प्लस 6x-5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पोलिनोमियल है इस पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वो थ्री है, और जब हाईएस्ट पावर थ्री है इस कारण से क्या हो जाएगा, ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। अब इसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट टाइप जो है पोलिनोमियल्स का, वो है बाइक्वाड्रेटिक। और बाइक्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें बाइक्वाड्रेटिक को ही हम क्वाटिक भी बोलते हैं। तो इसके लिए यहाँ से ये बताया जा रहा है कि कोई भी एक पोलिनोमियल जिसका पावर या उसका जो डिग्री होगा वो फोर होगा तो इसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं ए एक्स टू द पावर फोर प्लस बी एक्स टू द पावर थ्री, और इसका सी एक्स टू द पावर टू हो गया, और इसके बाद फिर डी एक्स प्लस सी। तो ये सब जो है मतलब ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और यहाँ ए बी सी डी और ये जो है ये कॉन्स्टेंट्स होगा, ए का वैल्यू जीरो नहीं होगा। अब यहाँ पे ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया 6x
टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ये बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और इसमें वेरिएबल x है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे लर्न किया टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब इसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये है कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। कांस्टेंट पोलिनोमियल्स की बात करते हैं तो ये क्या है, तरह के पोलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म ओनली, मतलब एक पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ वन टर्म होगा, और वो जो वन टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा, तो बेटा कि उसमें एक कांस्टेंट ही होगा, तो उसको हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल में 3 -6 10 ये सब जो है वो एक कांस्टेंट है और ये बस एक ही टर्म है, इसलिए इसे हम कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो ये है हमारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अब इसमें आप देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। ये बताया जा रहा है कि इसमें ये सब जो मतलब कि एक्सप्रेशंस है, ये एक्सप्रेशंस में से कौन सा पॉलिनोमियल है और नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं कि टोटल 3 टर्म है, ठीक है। 3 टर्म है जिसमें एल पावर यहाँ पे 5 है, फिर सेकेंड टर्म है -2 L³ इसका पावर 3 है, और थर्ड टर्म है 7। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में पावर 5 है, सेकेंड टर्म में पावर 3 हो गया, और थर्ड टर्म में पावर 0 है। तो इस मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि द पावर्स द पावर्स ऑफ L⁵ एंड दूसरा हो गया ये L⁵ आर 5 एंड 3, 5 और 3 है, और इस कारण से मतलब कि क्या है, तो ये हम कह सकते हैं व्हिच आर, ये जो पावर है व्हिच आर नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सो या हेंस इट इज पॉलिनोमियल। ये जो होगा वो एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इस तरह से को हर एक कह सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उन सभी में चेक करना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे सेकंड टर्म है, इसको आप इसका पावर देखिए तो टी का पावर -4 है, उसके बाद फिर यहाँ पर टी का पावर -2 है, क्योंकि ये दोनों जो पावर है वो निगेटिव हो गया, इस कारण से ये पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं नॉट अ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है। इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए तो इसमें क्या है 2√x सॉरी y +7 है। तो यहाँ पर ये जो y है √y लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, √y इज इक्वल टू y⁻½ को पता है कि जब भी पावर होगा तो वो क्या होगा, एक होल नंबर होगा, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, इस कारण से हम कह सकते हैं ये भी एक क्या है, नॉट ऑफ पोलिनोमियल। अब फिर यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा √x²। अब -8 इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, √x² है, x का पावर 4 सॉरी x का पावर 2, और इसका जो क्यूब रूट है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके अपॉन में 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर 2/3 जो एक फ्रैक्शन है इसके फॉर्मेट में आ गया, इसलिए ये भी हम कह सकते हैं कि नॉट अ पॉलिनोमियल। ऑलवेज रिमेंबर रखना है कि कभी भी एक पोलिनोमियल्स होने के लिए उसके पावर्स को देखना है, पावर हमेशा वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए और होल नंबर होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए जो हमारा फिर 5 नंबर क्वेश्चन है उसमें 5 है, तो 5 एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, क्योंकि बस एक टर्म है और वो भी कह सकते हैं एक कांस्टेंट है, तो इसलिए ये कह सकते हैं कि पोलिनोमियल हो गया। और यहाँ पर आपको इसको लीनियर भी सॉरी मोनोमियल भी बोल सकते हैं, मोनोमियल टाइप में ये पोलिनोमियल हो गया। फिर कांस्टेंट तो है ही, क्योंकि ये सिर्फ एक टर्म प्रेजेंट है और वो भी नंबर्स के फॉर्म में है, तो इसलिए ये कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें है कि राइट द डिग्री ऑफ। अब यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशंस दिया हुआ है इन सभी में हमें क्या करना है, डिग्री लिखना है। तो इसमें देख लीजिए कि सबसे हाईएस्ट पावर जो हो गया वेरिएबल्स का वो है 4, यहाँ पर है 7, और यहाँ पर इसमें तो 0 है। तो हाईएस्ट पावर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितना है
एक्स का हाईएस्ट पावर 7 हो गया। जो हाईएस्ट पावर है वो हम कह सकते हैं कि मतलब आप लिख सकते हैं कि हेयर हाईएस्ट पावर, तो ये हो गया 7। और जब 7 है तो इस कारण से हम कह सकते हैं सो डिग्री इज इक्वल टू। नेक्स्ट में इसी तरह से इसका डिग्री बताना है, तो बस इसको शॉर्टली करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो इसमें इसका डिग्री हो गया 4, और सेकेंड टर्म की बात करते हैं तो 3 और यहाँ से 5, तो सॉरी 2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और थर्ड में तो 0 है, तो इस कारण से इसका डिग्री जो हो जाएगा मतलब हाईएस्ट पावर हो गया 5, इसलिए डिग्री भी हो जाएगा 5। और नेक्स्ट में फिर यहाँ से बताया जा रहा है कि मतलब थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं कि 4x² माइनस 2 है। इसमें वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसका भी डिग्री मतलब इसका डिग्री 2 हो जाएगा। नेक्स्ट में इसमें आपको डिग्री पूछा जा रहा है, तो इसमें तो कोई वेरिएबल्स है ही नहीं, और जब वेरिएबल्स नहीं होता है तो उसके इसमें उसका डिग्री 0 होता है। और कैसे ये होगा, सो देखिए इसको आप लिख सकते हो 1 को 1 इंटू एक्स का पावर 0 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर x का पावर 0 है तो 1, और आपको पता है कि किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उस कंडीशन उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू 1 दैट मीन्स 1। आप जो ये 1 लिखा हुआ है उसको आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x का पावर 0 है, इसलिए इसका जो डिग्री होगा ना वो हम कह सकते हैं 0 होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ, इसमें कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, जो भी अलग अलग हमारे पास एक्सप्रेशंस है उसमें मतलब कि अलग अलग वेरिएबल्स का कोफिशिएंट लिखना है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि x² इन x⁴ माइनस 3x³ और उसके बाद +2, तो इसमें हमें x³ का कोफिशिएंट चाहिए। अब देखिए इस पहले तो टर्म देखिए, टर्म कौन सा हो गया, टर्म हो गया -3x³, तो फर्स्ट टर्म हो गया ये, सॉरी ये जो सेकेंड टर्म जो रिक्वायर्ड टर्म हो गया वो हमारे पास ये वाला है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें बताया जा रहा है कि x³ का कोफिशिएंट चाहिए, x³ को आप स्किप कीजिए, मतलब इस टर्म में ये x³ को छोड़ देना है। तो x³ को छोड़ देंगे तो उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू बच जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू वो हो गया यहाँ पर -3, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका मतलब कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ x³ इन द टर्म, कौन सा टर्म है, तो ये है -3x³ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -3। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है इसमें बोला है कि n² m³ अब देखिए ये बताया जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पॉलिनोमियल, मतलब कि ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब इस एक्सप्रेशन में अगर हम क्या करते हैं, ये सर्च करते हैं कि n का पावर 2 और इंटू m का पावर 3 कहाँ है, तो ये हमारा मतलब फर्स्ट टर्म है उसमें ये प्रेजेंट है। इसमें बस ऑर्डर चेंज है, बट ये प्रोडक्ट के फॉर्म है तो ऑर्डर डजंट मैटर। अब यहाँ पर आप इसमें क्या करेंगे, m³ और n² इसका मतलब कॉफिशिएंट चाहिए, तो इसमें कॉफिशिएंट तो हमें विजिबल नहीं है, और विजिबल नहीं है इट मीन्स क्या, इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसका हम कह सकते हैं कि कॉफिशिएंट जो होगा, कॉफिशिएंट ऑफ n² m² इन कौन सा टर्म, तो ये हो जाएगा m³ -m³ n² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है इसलिए -1 लिखेंगे। फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो यहाँ पे है p² इन 1 - 2p प्लस 6p², तो इसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें हमें p² का चाहिए वैल्यू, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं p² यहाँ है, तो इसमें हमें क्या है, इसका जो मल्टीप्लीकेशन है p² का वो 6 से है, इसलिए यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ p² जो होगा, कॉफिशिएंट ऑफ p² इन 6p² इज इक्वल टू, ये हो गया 6। इस तरह से लास्ट में यहाँ पे आते हैं डी नंबर क्वेश्चन पे, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसमें हमें x0 का कॉफिशिएंट चाहिए इस वाले टर्म में। अब इसमें x0 हमें कब ऑब्टेन होगा, इसमें हम क्या करेंगे, -5 को आप चेंज कर सकते हैं, और ये सॉरी हाँ -5 को आप लिख सकते हैं -5 इंटू x⁴, तो ये हो जाएगा कितना -5,
कहने का मीन ये है कि इस वाले टर्म में, मतलब इस पॉलिनोमियल में 2x-5 में, इस टर्म में 2x-5 जो होगा, इस वाले टर्म में आप देखेंगे तो जो सेकेंड टर्म है -5, इसमें हमें जो वेरिएबल होगा वो एक्स के फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब एक्स के पावर मतलब एक्स के पावर 0 के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो इसमें ये जो होगा मतलब कि एक्स का पावर 0, उसको अगर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवरऑल -5 के इक्वल होगा, क्योंकि इसका पावर क्या होता है, इसका पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो -5 और इंटू 1 करेंगे तो ये -5 के बराबर हो गया। इस कारण से यहाँ पर हम कह सकते हैं coefficient of x to the power 0 in -5, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपको -5। ठीक है, इसको आप वैसे लिख सकते हैं x to the power, मतलब -5 इंटू एक्स टू द पावर 0, ये -5 के इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, बोला जा रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वार्टिक पोलिनोमियल। क्वार्टिक इज ऑल्सो कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक। अब यहाँ से हमें बस आइडेंटिफाई करना है पोलिनोमियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो सबसे पहले आपको पता है कि लीनियर के लिए ये जो लीनियर पोलिनोमियल, इसका डिग्री 1 होता है, क्वाड्रेटिक में 2 होता है, क्यूबिक में 3 होता है, और क्वार्टिक जो होता है इसमें 4 होता है। तो अब हमें बस डिग्री चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप फर्स्ट वाले में आते हैं, तो इसमें देखिए कि फर्स्ट टर्म में इसका डिग्री 4 है, सेकेंड वाले में डिग्री 3 है। तो इसका हम कह सकते हैं कि डिग्री 4 मैक्सिमम वैल्यू जो है, इस मतलब डिग्री जो है वो 4 हो गया, मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल पावर 4 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, तो ये क्वार्टिक हो जाएगा। क्वार्टिक। नेक्स्ट में इसके बाद चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं कि वेरिएबल बस एक ही है, एन, और उसके बाद इसका पावर 3 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट में फिर, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये वेरिएबल एक्स है, इसका पावर 2 है, इसलिए ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एंड फाइनली जो लास्ट पोलिनोमियल है, इसमें आप देख सकते हैं 6x-3 है, इसमें वेरिएबल्स का पावर 1 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, कांस्टेंट, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये जो अलग अलग टाइप्स के जो हम कह सकते हैं कि पोलिनोमियल्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, इसे हमें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, उसे हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, और इसमें अगर हम क्या करते हैं, 4 इंटू 1 करते हैं और +2 करते हैं, तो इसको अगर फिर आगे सॉल्व करेंगे तो 4 + 2, तो ये 6 के इक्वल होगा। तो 6 जो होता है वो एक कांस्टेंट टर्म होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया इसमें। उसके बाद नेक्स्ट में फिर इसमें आते हैं सेकेंड में, तो इसमें m का पावर 100 है, m रेज टू द पावर 100। तो जब ये टर्म की बात करेंगे तो टर्म बस एक ही है, और वो है m टू द पावर 100, तो इस कारण से इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। अब इसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल 3 टर्म्स है, ये x³ - x + 2, तो 3 टर्म्स है, इसलिए इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। और फिर यहाँ पर डी नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसमें 2y + 5 है, तो इसमें सिर्फ 2 ही टर्म है, इसलिए इसको बोलेंगे बाइनोमियल। अब फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि राइट एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है, और इसमें ध्यान रखना है कि हमें वेरिएबल m ही लेना है, जिसका डिग्री 20 होना चाहिए। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर m लेते हैं, और इसका पावर पहले 20 कर लेते हैं, और इसके पहले अगर आप चाहें तो कोई भी कोफिशिएंट्स इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो 5 ले लेते हैं,
5m 5m टू द पावर हो गया 20। ये एक एग्जांपल हो गया किसका, तो मोनोमियल का, जिसमें हम कह सकते हैं कि वेरिएबल m है और उसके बाद इसका पावर 20 हो गया। उसके बाद सेकंड में है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 100। डिग्री 100 होना चाहिए, इसमें वेरिएबल्स का कोई ये नहीं बोला गया कि हमें कोई पार्टिकुलर वेरिएबल लेना है, तो वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक्स ले रहे हैं, एक्स का पावर 100 कर लेते हैं क्योंकि डिग्री 100 चाहिए, और उसके बाद प्लस यहाँ पे 5 कर लेते हैं। दो टर्म हो गया, बाइनोमियल में सिर्फ दो ही टर्म होता है, तो इस तरह से ये दो टर्म हमने यहाँ पे लिख लिया। ये हो गया बाइनोमियल। ट्राइनोमियल्स में बात करते हैं तो इसमें डिग्री 3 होना चाहिए, मतलब कि ट्राइनोमियल का एग्जांपल देना है और उसमें डिग्री 3 होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक वेरिएबल चूज कर लेते हैं एन, तो इसका पावर 3 हो गया, प्लस यहाँ से हो जाएगा 2n और -1। तो इस तरह से ये 3 टर्म्स हो गया, और इसमें बोल रहा है कि डिग्री कितना होना चाहिए, तो 3 होना चाहिए, और ट्राइनोमियल्स भी होना चाहिए। तो इसमें 3 टर्म्स हो गया, इसलिए ट्राइनोमियल्स हो गया, और डिग्री इसका 3 हो गया। तो इस कंडीशन में ये जो रिक्वायर्ड डिग्री है वो भी फॉलो हो गया। नाउ इन दिस वे we have completed our session. So finally, I would like to say thanks to all of you for watching the whole session, and to like, share, comment, and subscribe our channel. Now I will meet you in the next session. Till then, bye bye and take care. Thank you.